हाय वांगशंग लवर्स, हाजिर हूँ मैं आपके साथ एक नया फ़ैन फिक्शन लेकर। इस फ़ैन फिक्शन का नाम है आई वॉन्ट योर ब्लड। स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है। इसमें विंग एक एलियन है और लांगवंजी एक डॉक्टर। विंग को एक मिशन के लिए अर्थ में भेजा गया है, पर वो अपना मिशन पूरा करने से पहले ही लांगवंजी से प्यार कर बैठता है। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वो अपना मिशन पूरा कर पाता है या अर्थ में लांगवंजी के साथ ही रह जाता है। तो ये एक मॉडर्न फैन फिक्शन है। अगर आप मेरी तरह वांगशन के डाई हार्ट फ़ैन हो तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो बिना लाइक करिए मत जाइएगा। एंड हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है और आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रात के 12 बज रहे थे। डॉक्टर लांगवंजी ने अभी अपनी शिफ्ट ख़त्म करी थी। अचानक से हॉस्पिटल में इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। वांगजी बहुत थका हुआ था, पर अभी हॉस्पिटल में कोई और सर्जन नहीं था, क्योंकि कुछ समय पहले एक बस एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए वो सब वहाँ गए हुए थे। अलार्म सुनकर वांगजी मेन गेट की तरफ जाने लगता है। एम्बुलेंस में एक 24 साल का लड़का था, जिसका कुछ देर पहले एक कार एक्सीडेंट हुआ था। उसके सर में सीरियस इंजरी आई हुई थी। उसकी पूरी बाजू टूट चुकी थी, उसकी स्पाइन भी टूट चुकी थी, उसकी बॉडी पूरी खून से लथपथ थी। वांगजी उसे तुरंत ही इमरजेंसी रूम में ले जाने को कहता है। अब कुछ देर में पेशेंट की फ्रेंड भी आ चुकी थी। वो बहुत घबराई हुई थी। उसने अपना नाम वेंचिंग बताया और पेशेंट का नाम व्यूशान। तब एक नर्स उसे बताती है कि वो इमरजेंसी रूम में है। तभी वो वांगजी से मिलती है, जो उसका इलाज कर रहा था। वांगजी उसे बताता है कि पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, जितनी जल्दी हो सके उसकी सर्जरी करनी होगी। वांगजी कहता है कि पेशेंट के रिलेटिव को इन्फॉर्म कर दो। विंग के पेरेंट्स अभी बीजिंग में नहीं थे। मिस्टर फैंग एक बिजनेसमैन थे। उन्हें अपने काम के सिलसिले में अब्रॉड जाना पड़ता था। तब वांगजी पूछता है कि वो कब तक आ जाएंगे। वेंचिंग ने उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म तो कर दिया था, पर वो कब तक लौटेंगे ये उसे भी नहीं पता था। अब वांगजी कहता है पेशेंट का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, उसकी जितनी जल्दी हो सके सर्जरी करनी होगी। वो वेंचिंग से कहता है कि तुम फॉर्मेलिटी पूरी कर दो और हम सर्जरी की तैयारी करते हैं। विंग की लगभग 8 घंटे तक सर्जरी चलती रही। वेंचिंग ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही बैठी थी। वो बार बार विंग के डैड को कॉल कर रही थी, पर वो उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। विंग अभी अपने पेरेंट के साथ नहीं रहता था, क्योंकि जब वो हाई स्कूल में था उसकी मॉम की कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी। उसकी डेथ के 1 साल के अंदर ही उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली। तब विंग बहुत छोटा था। तब से विंग अकेला रहता था। वो अपने डैड से भी बहुत कम बात करता था। वो अपनी ट्यूशन फीस भी अपनी पार्ट टाइम जॉब से पे करता था। जब वांगजी बाहर आता है तो वो वेंचिंग से कहता है जब तक उसे होश नहीं आ जाता अभी हम कुछ नहीं कह सकते। अब सर्जरी के बाद विंग को वार्ड नंबर 104 में शिफ्ट कर दिया गया। उससे मिलना किसी को भी अलाउ नहीं था। दिन में 2 बार उसके रिलेटिव उसे विज़िट कर सकते थे। ऐसे 3 दिन हो गए थे, पर उसे होश नहीं आया था। उसके डैड उसकी सर्जरी के दूसरे दिन उससे मिलने आए थे, पर वो वहाँ ज़्यादा नहीं रुके। उन्होंने हॉस्पिटल के बिल पे करे और वहाँ से चले गए, जैसे उन्हें अपने सन की कोई चिंता ही ना हो। लेकिन सर्जरी की चौथी रात को विंग को होश आ गया था। वो पूरी तरीके से ठीक था। वो अपने बॉडी को ऐसे टच कर रहा था जैसे उसने पहली बार खुद को देखा हो। वो आराम से खड़ा हो रहा था और बालकनी में बाहर की ओर देख रहा था। उसके एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे उसने इस दुनिया को पहली बार देखा हो। उसकी स्पाइन पूरी तरीके से टूट चुकी थी, पर वो आराम से खड़ा था और चल रहा था, जो इम्पॉसिबल था। अब फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। अगले सीन में दिखाया गया कि एक रूम में किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। चीफ अनकॉन्शियस हो रहे हैं, जल्दी कुछ करो। पर वहाँ पर कुछ अजीब था, क्योंकि उस आदमी की स्किन ग्रे कलर की थी और बाल बिल्कुल स्नो वाइट थे। उसकी आंखों की पुतलियाँ नहीं थी। वो ह्यूमन नहीं लग रहा था। और वहाँ की टेक्नोलॉजी वो भी बहुत ज़्यादा एडवांस थी, जो अभी अर्थ में नहीं है।
देखने में ऐसा लग रहा था वो कोई हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ डॉक्टर कोई ह्यूमन नहीं, रोबोट थे जो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के थे। असल में बात यह थी कि वो अर्थ तो नहीं था, वो कोई दूसरा प्लेनेट था जहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस थी। वो लोग अक्सर अपने आसपास के प्लेनेट को एक्सप्लोर किया करते थे, ये देखने के लिए कि दूसरे प्लेनेट के जीव कैसे हैं। वो अक्सर दूसरे प्लेनेट से अपने स्पाई भेजा करते थे और वो दूसरे प्लेनेट के जीवों पर रिसर्च कर रहे थे। लेकिन इस बार उनसे एक गलती हो गई थी। वो एक अनजान प्लेनेट से एक ऐसा जीव ले आए थे जो अपनी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा था और उसके सलाइवा में पॉइजन था और उन्हें इस बारे में अच्छे से नहीं पता था। अगर अर्थ के हिसाब से देखा जाए तो वो जानवर एक रैबिट की तरह था, पर वो रैबिट की तरह क्यूट और इनोसेंट नहीं था, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस था। वो प्लेनेट अर्थ के बराबर बड़ा नहीं था। वहाँ लगभग पूरे प्लेनेट में सिर्फ 1 लाख लोग थे, पर वो प्लेनेट बहुत ज़्यादा विकसित था। उनमें से सबसे पावरफुल पोस्ट चीफ की होती थी, जो 1 लाख लोगों को कमांड देता था। अब चीफ को रिसर्च सेंटर से ये पता चला कि उन्हें रिसर्च में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है और उसे बुलाया गया है। जैसे ही चीफ वहाँ पहुँचता है तो उसे उस नई जीव के बारे में बताया जा रहा था। उस समय वो जीव अनकॉन्शियस था, लेकिन चीफ उसके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे। चीफ को साफ इंस्ट्रक्शन दे दिया गया था कि ये चीफ खतरनाक हो सकता है, तो इससे दूर रहिए। पर चीफ बहुत ज़्यादा डेस्परेट था और वो उसके फर में हाथ फहराने लगता है, जिससे उस रैबिट की बॉडी में एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है और उसे होश आ जाता है और वो चीफ के हाथ में अग्रेसिवली बाइट कर लेता है। उन्होंने डर के मारे उस जानवर को मार तो दिया था, पर चीफ की कंडीशन ख़राब होने लगी थी। पहले 1 महीने में चीफ की हेल्थ नॉर्मल थी, पर जैसे जैसे टाइम बीत रहा था चीफ की कंडीशन ख़राब होने लगी थी। उसकी दिमाग की सेल्स डैमेज हो रही थी, उनकी बॉडी में क्रैक पड़ रहे थे। चीफ की मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि उसकी बॉडी में एक वायरस है जो उसे धीरे धीरे मार रहा है। उन्हें पता चल गया था कि ये वायरस उस जीव से है जो वो दूसरे प्लेनेट से लाए थे, लेकिन उनके पास वायरस का कोई एंटीडोट नहीं था। लगभग 6 महीने की रिसर्च के बाद साइंटिस्ट को उसका इलाज तो ढूंढ लिया गया था, लेकिन तब तक चीफ की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी। अगर 6 महीने के अंदर उसे एंटीडोट नहीं दिया गया तो उसकी जान चली जाएगी। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि कुछ स्पाई अपने प्लेनेट वापस आ गए थे अपना मिशन कंप्लीट करके। लगभग 1 महीने पहले उनके रिसर्च सेंटर के पास एक यूएफओ दिखाई दिया था जो शायद उनकी जासूसी करने के लिए आया था। इसलिए उसके चीफ ने अपनी बेस्ट टीम को, जिसका नाम K2F4 था, उसे उसके पास के 5 प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे दिया था। उस टीम को ऑपरेट करने के लिए G5 को कहा गया था। ओके गाइस, आप G5 N4 2-4 ऐसे करके कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वो उनका वर्ल्ड है तो ऑफकोर्स उनके नाम भी हमारे नाम से अलग होंगे, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल पूरी अलग है और हमारी अलग। तो आप बस सुन लेना, ओके। वो लोग किसी मिसाइल या हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते थे। उन्होंने ऐसी गैसों का आविष्कार कर लिया था जो बॉडी के अंदर जाने के 1 सेकंड के अंदर माइंड को पैरालाइज कर देती थी और 10 सेकंड के अंदर दिमाग में इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता था कि वो ब्लास्ट हो जाता था। जैसे ही G5 अपना मिशन कंप्लीट करके आया, उसे किसी का मैसेज रिसीव हुआ। उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं थे। उनके दिमाग में एक मेमोरी कार्ड और एक सिम कार्ड स्टोर कर दिया जाता था, जिससे वो किसी से भी कम्युनिकेशन बिना किसी डिवाइस के कर लेते थे। उनकी आंखों में लेंस लगे होते थे जो उनकी आंखों के सामने एक स्क्रीन का काम करते थे। इस वजह से उन्हें किसी का कॉल या मैसेज आता था तो उस लेंस की वजह से उनकी आंखों के सामने आ जाता था। G5 को मैसेज रिसीव हुआ कि रिजॉर्ट में आके मिलो। ओके गाइस, उनका रिजॉर्ट हमारी तरह तो होगा नहीं, तो देखते हैं कैसा होता है। तो चलो स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही G5 वहाँ पहुँचा, वहाँ चारों तरफ LED स्क्रीन लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अंतरिक्ष हो। हज़ारों तारे उसके सामने से गुजर रहे थे।
वो उन्हें महसूस भी कर सकता था। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, मुझे पता था तुम ये मिशन कंप्लीट कर लोगे। G5 जब पलट कर देखता है तो उसके पीछे एक हैंडसम लड़का था जिसका नाम A4 था। वहाँ का माहौल देखकर G5 समझ गया था कि यहाँ पर क्या होने वाला है। G5 कहता है, अब ये मत कहना कि तुम मुझे फिर से, इतना कहकर वो अपना सेंटेंस पूरा नहीं करता। तभी A4 कहता है, अब तुम भी ये मत कहना कि तुम फिर से मुझे रिजेक्ट करने वाले हो। G5 कहता है, तुम्हें मेरा आंसर पता है। लेकिन A4 G5 के पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पॉकेट से एक रिंग निकाली। उसने G5 से कहा, जब भी तुम कोई मिशन कंप्लीट करके आते हो तो मैं तुम्हें प्रपोज करता हूँ और तुम हर बार कोई एक्सक्यूज़ बना देते हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी काबिल नहीं हूँ? G5 अपना हाथ उसके हाथ से हटाते हुए कहता है, तुम्हें पता है जब भी मैं कोई मिशन में जाता हूँ तो मुझे पता नहीं होता है कि मैं वापस आऊँगा या नहीं। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी बार वापस ना आ पाऊँ और तुम हट हो जाओ। लेकिन A4 फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है और इस बार उसने और भी ज़्यादा उसका हाथ टाइट पकड़ा था। अब वो G5 से कहता है, शायद तुम भूल रहे हो, तुम जब भी किसी मिशन के बीच में मारे गए हो या तुम्हारी जान गई है तो मैं हर बार तुम्हारी सोल को वापस लेके आया हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम कहीं भी हो मैं हमेशा तुम्हें वापस लेके आऊँगा। और वो उस रिंग को उसे पहना देता है। तभी एक लेडी वहाँ पर आती है और कहती है, प्रेसिडेंट ने तुम्हें बुलाया है। ये सुनकर A4 फ्रस्ट्रेटेड दिखने लगता है और कहता है, फादर तुम्हें कभी अकेला क्यों नहीं छोड़ते? G5 कहता है, मैं मिशन कंप्लीट करने के बाद उनके पास नहीं गया, इसलिए शायद वो मिलना चाहते हैं। और वो A4 को एक हक करता है और वहाँ से चला जाता है। जब वो वाइस प्रेसिडेंट के पास जाता है, वो लैब में थे, लेकिन वहाँ नॉर्मल डेज़ के हिसाब से कुछ ज़्यादा सिक्योरिटी थी और काफ़ी सारे हिडन कैमरा भी थे। लैब के अंदर जाने का एक्सेस बहुत कम लोगों के पास था। G5 उनका इम्पोर्टेंट सोल्जर था, इसलिए उसके पास अंदर जाने का एक्सेस था। जब वो लैब के अंदर पहुंचा, वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट थे और कुछ डॉक्टर और किसी की नेकेड बॉडी थी जिसके आसपास बहुत सारी मशीनें लगी हुई थी। उसे जिंदा रखने के लिए मशीनों के जरिए लाइफ एनर्जी दी जा रही थी। उसकी नेकेड बॉडी में बहुत सारे क्रैक थे। G5 उस बॉडी को पहचानने की कोशिश कर रहा था। तभी प्रेसिडेंट पीछे से आते हैं और कहते हैं, ये चीफ की बॉडी है। ये सुनकर G5 स्टंट रह गया था। वो सोच रहा था चीफ की इतनी बुरी कंडीशन कैसे हो गई। और वो अपनी क्रैक वॉइस में कहते हैं, क्या वो मर चुके हैं? प्रेसिडेंट कहते हैं, नहीं, पर वो जिंदा भी नहीं है। G5 कहता है, पर ये सब कैसे हो गया? लास्ट टाइम जब मैं उनसे मिला था वो बिल्कुल नॉर्मल थे। तब वाइस प्रेसिडेंट उसे सारी सिचुएशन बता देता है। वो उसे बता देते हैं कि इन्हें एक जानवर ने बाइट करा है जिसकी सलाइवा में पॉइज़न था और वो उसी पॉइज़न की वजह से उनकी ये कंडीशन हो चुकी है। सारी बातें सुनने के बाद G5 कहता है, तो चीफ कैसे ठीक होंगे? तब वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, तभी तो तुम्हें यहाँ बुलाया गया है, तुम्हारे नई मिशन के लिए। G5 थोड़ा हेसिटेट होते हुए कहते हैं, नया मिशन? वो क्या है? प्रेसिडेंट कहते हैं, ये मिशन तुम्हारी और मिशन की तरह नहीं होगा क्योंकि इस मिशन की सक्सेस में चीफ की लाइफ डिपेंड करती है। हमें पता चला है कि हमारे प्लेनेट से बिलियन किलोमीटर दूर एक प्लेनेट है जिसका नाम अर्थ है और वो उसे अर्थ की कुछ फ़ोटो दिखाने लगते हैं। यहाँ भी हमारी तरह ह्यूमन है पर इनकी बॉडी में ब्लड है। G5 कहता है, ब्लड? वो क्या होता है? जिस प्लेनेट में G5 रहता था उनकी बॉडी में ब्लड नहीं होता था, इसलिए वो ब्लड के बारे में कुछ नहीं जानता था। तभी प्रेसिडेंट उससे थोड़ी ही दूर में बैठे हुए एक आदमी से कहते हैं जो कंप्यूटर में काम कर रहा था, 19 सी G5 की मेमोरी में ब्लड से रिलेटेड जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास हैं वो सारी सेंड कर दो। ओके गाइस, मैंने आपको बताया था कि ये लोग अपने माइंड में मेमोरी कार्ड और सिम कार्ड डालते थे। वो एक दूसरे से जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन होती थी, जैसे हम फ़ोन में सेंड कर देते हैं तो वो माइंड में सीधे सेंड कर देते थे। तो अब आप समझ गए होंगे, तो मैं स्टोरी आगे बढ़ाती हूँ। चीफ कहते हैं, अब तुम्हें पता चल गया होगा कि ब्लड क्या है। और वो आगे कहते हैं,
तो मैं इस प्लेनेट में जाकर ऐसे ह्यूमन का ब्लड लाना है जिसके ब्लड में ऑक्सीजन नहीं पॉइजन हो, क्योंकि ऐसे ह्यूमन के ब्लड से हम एंटीडोट बना सकते हैं। लेकिन परेशानी यह है कि पूरे अर्थ में सिर्फ 10 लोग ऐसे हैं जिनकी बॉडी में पॉइजन है, और ये मिशन तुम्हें सिर्फ 6 महीने के अंदर पूरा करना है। G5 घबराते हुए कहता है, 6 मंथ? इतना कम टाइम? मैं उस पर्सन को ढूंढकर उसका ब्लड कैसे ला सकता हूँ? इस प्लेनेट में मैं कभी गया नहीं, मुझे वहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे तो डर है कि मैं वहाँ सर्वाइव भी कर पाऊँगा या नहीं। चीफ कहते हैं, चिंता मत करो, सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। तुम्हें एक पैरामीटर दिया जाएगा। जैसे ही तुम ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आओगे जिसकी हमें तलाश है, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। और हाँ, हमारे और वहाँ के क्लाइमेट में अंतर है। हमारे 6 मंथ वहाँ के 5 साल के बराबर है, तो तुम्हारे पास 5 साल का टाइम है। हम तुम्हारे सोल को वहाँ भेजेंगे। ओके गाइज, वहाँ पे ऑरा कहा गया है, पर मेरे को बोलने में सहूलियत होगी इसलिए मैं सोल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब प्रेसिडेंट उसे सामने वाली स्क्रीन के सामने इशारा करते हुए कहते हैं, इस ह्यूमन की बॉडी में तुम्हें ट्रांसफ़र किया जाएगा, इससे तुम वहाँ सर्वाइव कर सकते हो। वो इंसान जो दिख रहा था वो बहुत प्रिटी था, उसका फेस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। G5 ने आज से पहले ऐसा ह्यूमन कभी नहीं देखा था, वो उसे ही देख रहा था। तभी प्रेसिडेंट कहते हैं, वहाँ ह्यूमन सब ऐसे ही होते हैं। तब G5 कहता है, इसकी ही बॉडी क्यों? क्या इसका कोई ख़ास रीज़न है? प्रेसिडेंट कहते हैं, हाँ, पर ये तुम्हारे लिए जानना ज़रूरी नहीं है, और कुछ टाइम बाद तुम्हें वैसे भी खुद पता चल ही जाएगा। तब प्रेसिडेंट G5 को एक ग्रीन कलर का लिक्विड देते हैं और वो बताते हैं कि अर्थ में ग्रेविटी है, इस लिक्विड को पीने से तुम वहाँ 5 साल सर्वाइव कर सकते हो। जैसे ही तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा, तुम इस पैरामीटर में दिख रहे इस लाल बटन को प्रेस कर देना, जिससे तुम्हारी सोल तुम्हारी बॉडी पर वापस आ जाएगी। G5 कहता है, अगर इन 5 सालों में मैंने अपना मिशन कंप्लीट नहीं किया तो? प्रेसिडेंट एक स्कैरी टोन में कहते हैं, अगर ऐसा होता है तो वहाँ की ग्रेविटी के प्रेशर की वजह से तुम्हारी सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये ग्रीन लिक्विड जो तुम्हारे हाथ में है, ये तुम्हें 5 साल के लिए वहाँ सरवाइव करा सकता है। अगर तुम वहाँ रहना भी चाहो तो तुम वहाँ नहीं रह सकते। तब G5 कहता है, मुझे कब जाना है? प्रेसिडेंट कहते हैं, अभी। ये सुनकर G5 थोड़ा पैनिक हो जाता है और अपनी हाथ की उस रिंग को देखने लगता है। ये बात प्रेसिडेंट नोटिस कर लेते हैं और वो गुस्से में कहते हैं, अच्छा होगा अगर तुम अपने पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर को सेपरेट रखो। A4 प्रेसिडेंट का एक लौता बेटा था। उन्हें G5 और A4 के रिलेशन के बारे में पता था और वो इसके खिलाफ थे। वो इन दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहते थे, इसलिए वो हमेशा G5 को एक के बाद एक डेंजरस मिशन में भेज दिया करते थे, जिससे वो कभी वापस ना आ सके। पर वो हर बार सही सलामत आ जाता था। ये बात उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा कर आती थी। लेकिन इस बार बात अलग थी। वो उन्हें पता था कि सिर्फ G5 ही उस मिशन को पूरा कर सकता है। वो चाहते थे इस बार वो मिशन कंप्लीट कर ले और जल्दी वापस आ जाए, क्योंकि इस बार चीफ की लाइफ का सवाल था। तभी डॉक्टर कहता है, चीफ तैयारी हो चुकी है, हमें प्रोसेस स्टार्ट करनी चाहिए। G5 के पास एक लेडी डॉक्टर आती है और वो उससे कहती है, अपने कपड़े उतारो। और चीफ के बगल में एक बेड था, उसमें इशारा करते हुए कहती है, वहाँ पर लेट जाओ। अब डॉक्टर G5 की बॉडी में सोल ट्रांसफॉर्मिंग जेल लगाती है, बहुत सारे वायर उसकी बॉडी से अटैच कर देती है। डॉक्टर कहती है, प्रोसेस बहुत ज़्यादा पेनफुल होगी, तैयार रहो। तभी प्रेसिडेंट उसके पास आते हैं। अरे हाँ, मैं एक बात बताना तो भूल ही गया, तुम्हें इस बॉडी के ओनर की एक विश पूरी करनी होगी। G5 कहता है, क्या? पर क्यों? तब उसे प्रेसिडेंट बताते हैं, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम उसकी बॉडी नहीं छोड़ पाओगे। तब G5 कहता है, उसकी इच्छा क्या है? प्रेसिडेंट इस बार भी उसको सस्पेंस पर रख देते हैं और कहते हैं, ये तुम्हें वहीं जाके पता चलेगा। तब G5 कहता है, क्या मैं वहाँ अपनी कुछ पावर यूज़ कर सकता हूँ? प्रेसिडेंट कहते हैं, जिसकी बॉडी में तुम जा रहे हो अभी वो बहुत वीक है, इसलिए तुम ज़्यादा तो नहीं,
पर थोड़ा पावर यूज़ कर सकते हो। तभी डॉक्टर कहती है प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। उन्होंने पैरामीटर उसके लेफ़्ट हैंड में पहना दिया था। वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा पेनफुल थी। G5 ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और अचानक से उसकी बॉडी से एक लाइट फ्लैश हुई और वो बेहोश हो गया। अब फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। वो हॉस्पिटल के रूम में था और खुद की बॉडी को ऐसे एक्सप्लोर कर रहा था, अगर कोई और देखे तो उसे शर्म आ जाए। वो खुद को टच किए जा रहा था और वो खड़ा होकर बालकनी से बाहर देख रहा था। बाहर का नज़ारा बहुत सुंदर था, उसकी दुनिया से बहुत अलग। उसने ये दुनिया आज पहली बार देखी थी। उसे डर तो था, पर एक खुशी भी थी कि उसे कुछ नया देखने को मिल रहा है। उस दिन वांग जी की नाइट शिफ्ट थी और वो रात को राउंड लगाने के लिए बाहर निकला था। उसे वीन के कमरे से कुछ आवाज़ आई, इसलिए वो जब वीन के कमरे में चेक करने के लिए गया तो उसको अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि वीन उसके सामने खड़ा था, बिल्कुल ऐसे जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि 3 दिन पहले उसने ही उसका इलाज किया था और जिस तरीके से विंग की कंडीशन थी उसको देख के लग रहा था कि शायद ये कभी ये ज़िंदगी में उठ पाएगा, लेकिन वो 3 दिन के बाद खड़ा हो गया था, जिसे वांग जी को यकीन नहीं आ रहा था। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, क्योंकि 21 मिनट से मैं लगातार बोल रही हूँ, मेरा मुंह सूख गया है। और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय।